ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 492 से आगे की कहानी। राजवीर और मिहिर जैसे ही हॉस्पिटल में आए तो समर को जैसे हिम्मत आ गई थी। उसे राजवीर पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने जैसे ही राजवीर को वहां देखा तो वो मन ही मन समझ गया था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता था। राजवीर और मिहिर समर के पास जाकर खड़े हो गए थे। राजवीर ने समर से कहा, समर, रूही को कुछ नहीं होगा। तभी अंदर से एक डॉक्टर बाहर आई और उन्होंने बाहर आकर कहा, रूही के हस्बैंड से हमें बात करनी है, इट्स एन इमरजेंसी। समर ने डॉक्टर से कहा, मैं हूँ रूही का हस्बैंड। डॉक्टर ने समर को अपने साथ आने को कहा। समर वैसे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन जब भी बात रूही की होती थी तो उससे वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता था, इसलिए राजवीर भी समर के साथ जा रहा था। वो दोनों डॉक्टर के केबिन में गए तो दो डॉक्टर वहां आए। समर उन्हें देख रहा था और वो सभी आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। राजवीर ने डॉक्टर से कहा, रूही को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनते ही एक डॉक्टर ने कहा, राजवीर सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। समर ने जैसे ही कोशिश सुना तो उसने डॉक्टर से पूछा, कोशिश नहीं सर, मुझे मेरी रूही सही सलामत चाहिए। समर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। तभी रीत एक रिपोर्ट लेकर अंदर आई और वहां बैठ गई। रूही की डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और अपने साथ के डॉक्टर्स को भी दिखा दी। फिर उसमें से जो सबसे सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने समर से कहा, रूही को ये डिसीजन कुछ दिन पहले ही ले लेना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बताया था कि रूही की हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। आज रूही को जो ब्लीडिंग हुई है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, इसलिए अभी कुछ ठीक से नहीं कह सकते हैं कि हम बच्चे को बचा भी पाएंगे या नहीं। समर ने जैसे ही डॉक्टर की बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू फिर से टपकने लग गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ ऐसा कह दिया था जो कभी नहीं सुनना चाहता था वो। समर ने अपने आंसू पोंछे और बोला, मेरी रूही को बचा लो डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। राजवीर ने भी आज से पहले समर को इतना टूटते हुए कभी नहीं देखा था। इससे पहले भी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन तब भी समर ने ही रूही को संभाला हुआ था। समर को देखते हुए रूही की डॉक्टर ने कहा, समर, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और सर बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो अब हम सबको सिर्फ पॉजिटिव रहकर वेट करना चाहिए। मैंने रूही से कल ही बात की थी तो उसने कहा था कि अभी वो बिल्कुल ठीक है और वो परसों मेरे पास आएगी। मुझे बार बार यही डर था कि रूही टाइम एक्सपेंड कर रही है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था। समर ने ये सभी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसका मन हो रहा था कि वो अभी जाकर रूही को अपने गले से लगा ले, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी डॉक्टर ने एक फॉर्म आगे रखा। उस फॉर्म को देखते ही राजवीर ने पूछा, ये कैसा फॉर्म है? डॉक्टर ने कहा, हमने जैसा पहले भी बताया था कि रूही का यूट्रस टाइम से पहले ही ओपन हो रहा है, जिसमें बेबी के मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है। अब हमें देखना होगा कि अगर रूही के ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया तो हमें आज ही उसकी सर्जरी करनी है, क्योंकि हमने थोड़ा भी और लेट किया तो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें रूही के हस्बैंड के साइन चाहिए। समर ने तुरंत पेन उठाया, लेकिन उसके हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे उस फॉर्म पर साइन कर दिया और दे दिया। समर वहां खड़ा हुआ और उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे बच्चे की खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आप मेरी रूही को बचा लेना। समर ने अपनी बात कही और वो बाहर चला गया। डॉक्टर ने आगे के प्रोसीजर के बारे में राजवीर को बता दिया। उसके बाद डॉक्टर की टीम ने सर्जरी के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। रीत समर को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो उसे समझाने बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर कार्तिक बैठा था। उसने कार्तिक को देखा और उससे कहा, कार्तिक, तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। कार्तिक ने रीत की तरफ देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे रीत उसे यहाँ से भगाना चाहती थी ताकि वो किसी और को यहाँ बुला सके। रीत ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, बात क्या है?
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कार्तिक ने रीत से कहा। कुछ नहीं रीत, बस ये देख रहा हूँ कि तुम भी तो कितना थक गई हो मुझसे। रीत ने जैसे ही कार्तिक के मुंह से ये बात सुनी तो उसने कार्तिक से कहा, ये क्या कह रहे हो कार्तिक? मुझे ना तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, भला मैं तुमसे क्यों थकने लगी? रीत कार्तिक से बात कर ही रही थी कि एक नर्स आई और उसने कहा, मैडम आपको अंदर बुला रहे हैं। रीत वहाँ से उठी और अंदर चली गई। कार्तिक को अभी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रीत को फेस कैसे करे। डॉक्टर ने सर्जरी स्टार्ट कर दी थी और सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे थे। समर के लिए तो आज की रात किसी काली रात से कम नहीं थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो रूही उसके साथ इतना हंस बोल रही थी और अभी वो उससे दूर वहाँ ऑपरेशन थिएटर के अंदर थी। उसे 1 मिनट भी चैन नहीं मिल रहा था। वो बार बार बाहर आते हुए डॉक्टर्स को देखकर उनसे बात करने के लिए आगे जाता, लेकिन वो उसे वेट करने के लिए ही बोलते थे। उससे अब इंतजार भी नहीं हो रहा था। उसे बार बार रूही की वो बात याद आ रही थी जहां रूही उसे कह रही थी कि इस बार मेरी प्रेगनेंसी तुम्हारी जिम्मेदारी है समर। समर को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ साहिल के घर पर साहिल अपने घर में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसके कमरे में हर जगह रीत की तस्वीर लगी हुई थी। उसने तभी एक कॉल किया और कहा, कल जो तुमने काम किया है ना, उससे मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें शाबाशी दे दूं। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, साहब सब आपका मास्टरमाइंड था, हम तो बस आपको फॉलो करते हैं। साहिल ये बात सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, अभी का क्या स्टेटस है? उस आदमी ने कहा, अभी यही पता चला है कि आज पूरा खानदान वहाँ मौजूद है, तो लगा दे क्या रौनक आज भी। साहिल और एक आदमी कुछ प्लान की बात कर रहे थे जिसके बारे में सिर्फ उन दोनों को ही पता था। साहिल ने कहा, नहीं नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, अभी तो मैं धीरे धीरे मजा लूंगा और उस 2 टके के लड़के को सबक सिखाऊंगा। साहिल ने ड्रिंक के नशे में खुद को चूर कर लिया था। तभी सर्वेंट वहां आई और उसने साहिल से कहा, साहब खाना ले आऊं क्या? साहिल ने जैसे ही सर्वेंट को देखा तो उसे लगा कि सामने रीत है। उसे अभी ये भी होश नहीं था कि रीत यहाँ कैसे आएगी। उसने फोन काटा और अपने सर्वेंट को देखा। उसने उससे कहा, रीत तुम मेरे पास खुद आ गई। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे पास मेरी बाहों में आ जाओगी। सर्वेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि साहिल क्या कह रहा था। उसने कहा, साहब मैं नूरी हूँ, रीत नहीं। आप ये क्या कर रहे हैं साहब? लेकिन साहिल को तो नूरी में भी रीत दिख रही थी। साहिल ने कहा, अब मुझसे दूर मत जाओ मेरी जान, आ जाओ मेरी बाहों में, बहुत इंतजार करवाया है तूने। जब भी उस निकम्मे कार्तिक को देखता हूँ तेरे साथ मेरे पूरे तन बदन में आग लग जाती है। अब मुझे और मत तड़पाओ। उसने नूरी को अपनी बाहों में लिया और उसे चूमने लगा। नूरी ने पहले तो बहुत मना किया था, लेकिन साहिल मान ही नहीं रहा था, तो वो बस रीत रीत कहकर उसे चूम रहा था। नूरी ने कहा, साहब आपने ज्यादा पी ली है, आप मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वहीं साहिल तो रुक ही नहीं रहा था। तभी नूरी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनकर 2 और सर्वेंट वहां आ गए। उन्हें देखते ही साहिल को होश आया कि वो सर्वेंट के साथ जबरदस्ती कर रहा था। सर्वेंट गरीब थे और मजबूर भी, इसलिए वो साहिल से कुछ नहीं कह पाए। वहीं साहिल ने अपना कमरा बंद किया और वहीं सो गया था। नूरी रोते हुए नीचे आ गई और उसने दोनों सर्वेंट से कहा, इसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही 2 सर्वेंट और थे जो डर गए थे। उन्होंने नूरी को बहुत समझाया कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी नौकरी भी जा सकती थी। पहले सर्वेंट ने कहा, नूरी तुझे नहीं पता, ये सभी अमीरजादे ऐसे ही होते हैं। हमने भी तो बहुत कुछ सहा है, तो तू भी सह ले, वैसे भी हम लोगों की कौन ही सुनेगा। दूसरी ने कहा, नूरी तेरे घर में तेरे बूढ़े माँ बाप भी हैं और तेरा एक छोटा भाई भी। अगर ये नौकरी चली गई तो तू क्या करेगी? देख तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, तो ये सब भूल जा, एक बुरा सपना समझकर। नूरी थी तो गरीब, लेकिन थी बहुत खुदार। उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। उसने आज तक गलत के सामने आवाज उठाई थी, तो वह आज भी डरने वाली नहीं थी।
नूरी रोते हुए बोली, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मुझ पर अपना हाथ साफ कर ले। मैं तो सबसे पहले सबक सिखा कर ही रहूंगी। नूरी को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि सुबह होते ही वो खुद धीरज प्रताप के पास जाएगी और उसे ये सब बता देगी। वहीं साहिल को अभी कुछ भी होश नहीं था और वो अब सो चुका था। नूरी के लिए ये रात पहाड़ जैसे गुजर रही थी। जैसे ही सुबह हुई तो नूरी घर से निकल गई। उसने आज ठान लिया था कि आज वो साहिल को सबक सिखा के ही रहेगी। वो धीरज प्रताप के घर गई तो उसने डोरबेल बजाई। डोरबेल बजते ही एक सर्वेंट ने दरवाजा खोला। उसने जैसे ही नूरी को देखा तो पूछा, अरे नूरी, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गई? नूरी ने कहा, मुझे मालिक से मिलना है। सर्वेंट ने सोचा, भला एक सर्वेंट को मालिक से क्या काम होगा। उसने कहा, मालिक से तुझे क्या काम है नूरी, ये तो बता। नूरी को पता था कि अगर वो सच बता देगी तो कोई भी उसे मालिक से मिलने नहीं देगा, इसलिए उसने कहा, वो माँ का इलाज करवाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। मालिक बहुत दयावान है तो मेरी मदद कर देंगे, ऐसा मुझे साहिल जी ने कहा है। तभी सेजल वहाँ से निकल रही थी और उसने उस लड़के के मुंह से साहिल का नाम सुना। सेजल ने नूरी से कहा, तूने साहिल का नाम क्यों लिया? नूरी ने जैसे ही मालकिन को देखा तो उसने कहा, मालकिन, आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए। सेजल को उसकी बातों से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, तभी वो लड़की यहाँ आई थी। सेजल ने कहा, हाँ बोल, जो बोलना है। लेकिन नूरी बाकी सर्वेंट के सामने ये बातें डिस्कस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, मालकिन, अगर आप बुरा न माने तो मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सेजल नूरी को घूर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक 2 टके की नौकरानी को उससे क्या बात करनी थी। सेजल ने कहा, तुम तो साहिल के घर पर काम करती हो, तो आज यहाँ क्यों आई हो? सेजल अपने नौकरों से बहुत ही रूखा बिहेव करती थी। उसके हिसाब से नौकर सिर्फ घर का काम करने के लिए होते थे और उन्हें मुंह नहीं लगाना चाहिए। वहीं धीरज प्रताप अपने सभी नौकरों को अच्छे से रखा करते थे। उनके घर में सभी धीरज प्रताप की वजह से ही रुके हुए थे। नूरी ने पहले तो इधर उधर देखा और फिर सेजल से कहा, मालकिन, मुझे साहब से बात करनी है। तब तक सारे सर्वेंट भी वहीं खड़े थे, इसलिए सेजल ने उनसे कहा, यहाँ कोई पंचायत लगी है क्या? जो तुम लोग यहाँ खड़े हो, जाकर अपना अपना काम करो। नूरी ने अभी 2 महीने पहले ही साहिल के घर पर काम करना शुरू किया था। उसे अभी यहाँ किसी के भी स्वभाव का कुछ भी पता नहीं था। सेजल ने कहा, धीरज अभी बिजी है, मुझे बताओ तुम्हें क्या कहना है। नूरी को सेजल ने ही साहिल के घर पर काम पर रखा था, क्योंकि उसे वहाँ की हर एक अपडेट चाहिए होती थी। इसलिए नूरी को लगा कि सेजल उसकी बात बहुत ही अच्छे से मान जाएगी। नूरी ने रोते हुए कहा, मालकिन, कल रात साहब ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सेजल ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने नूरी से कहा, अरे नूरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो नूरी को बहलाकर अपने कमरे में ले गई और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नूरी को लग रहा था कि सेजल कितनी अच्छी है, जो बिना पूरी बात सुने भी उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही थी। सेजल ने अंदर आकर नूरी की तरफ देखा और नूरी ने रोते हुए कहा, मालकिन, कल रात साहब ने ड्रिंक करके मेरे साथ जबरदस्ती की। नूरी बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो यहाँ इसलिए आई थी कि उसे यहाँ इंसाफ मिलेगा। सेजल के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अगर ये बात गलती से भी धीरज प्रताप को पता चल जाता तो वो यूं ही साहिल को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते। उसने नूरी से कहा, तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं है ना? नूरी ने कहा, नहीं मालकिन, मैं सबसे पहले आपके पास आई हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। सेजल ने कहा, नूरी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। अगर मैं साहिल को इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगी। नूरी को ये सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तो उसके साथ था। सेजल ने उससे पूछा, साहिल ने कल रात और क्या क्या किया था? नूरी ने बताया, वो बार बार किसी रीत का नाम लेकर मेरे करीब आ रहे थे और जब मैंने मना किया तभी मेरे साथ जबरदस्ती ही कर रहे थे। सेजल ने जैसे ही रीत का नाम सुना तो समझ गई थी कि साहिल के दिमाग से रीत का भूत अभी तक उतरा नहीं है। वो मन ही मन ये सोच रही थी, एक तो इसका बाप सारी प्रॉपर्टी उस कार्तिक के नाम करने पर तुला है और दूसरा साहिल जो खुद को उस लड़की के चक्कर में बर्बाद कर रहा है।
नूरी ने सेजल से कहा, मैं अब वहाँ काम नहीं कर सकती हूँ मालकिन, मुझे आप इंसाफ दिलाओ वरना मैं उनकी कंप्लेन पुलिस में कर दूंगी। सेजल ने जैसे ही नूरी के मुंह से ये सुना तो उसे समझ आ गया था कि इसे बहुत ही प्यार से समझाना होगा, क्योंकि अगर उसने नूरी के साथ थोड़ी सी भी सख्ती की तो वो अभी कुछ भी कर सकती थी। उसने नूरी से कहा, नूरी, साहिल खुद तुमसे माफी मांगेगा और तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद साहिल तुम्हारी तरफ कभी देखेगा भी नहीं। नूरी ने कहा, मालकिन, मुझे कल के बाद बहुत ज्यादा डर लग रहा है वहाँ काम करने में। मेरे माँ बाप ने बहुत भरोसा करके मुझे आपके साथ भेजा था, लेकिन मेरे साथ तो न जाने यहाँ क्या क्या हो रहा है। ये सुनते ही सेजल ने कहा, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है। सेजल जानती थी कि अभी एक छोटी सी गलती भी उन पर बहुत भारी हो सकती थी। सेजल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन याद रखना इस बारे में किसी को भी खबर ना हो। नूरी सेजल की बात मान गई थी, क्योंकि सेजल ने उससे वादा किया था कि साहिल खुद उससे माफी मांगेगा। नूरी और सेजल जा ही रहे थे कि धीरज प्रताप ने नूरी को देखा और कहा, नूरी, आज तुम यहाँ कैसे, वो भी इतनी सुबह सुबह। धीरज प्रताप के माली की बेटी थी नूरी। ये वही माली थे जिन्होंने एक बार अपनी जान दांव पर लगाकर उनकी जान बचाई थी। धीरज प्रताप नूरी के माँ बाप को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने जैसे ही नूरी को यहाँ देखा तो पूछ लिया था। उस दिन धीरज प्रताप की जान बचाते हुए उनकी खुद की जान जोखिम में चली गई थी और उसी दिन से वो व्हील चेयर पर थे। धीरज प्रताप ने उनकी कई बार मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन वो इतने खुददार थे कि बिना काम किए पैसे नहीं लेते थे। तभी धीरज प्रताप नूरी को काम करवाने के लिए अपने घर में लेकर आए थे। कुछ ही दिनों में सेजल ने नूरी को साहिल के घर पर भेज दिया था उसका ध्यान रखने के लिए। नूरी ने कहा, बस मालिक को कुछ काम था इसलिए मालकिन से मिलना था। तभी सेजल ने कहा, अरे इसे कुछ शॉपिंग करनी थी इसलिए आ गई। मैंने सोचा क्यों न मैं ही इसे शॉपिंग करवा दूं। ये सुनते ही धीरज प्रताप को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सेजल अब धीरे धीरे खुद को बदल रही थी। सेजल और नूरी साहिल के घर पर पहुंच गए थे। साहिल को अभी भी कुछ होश नहीं था और वो अभी भी अपने कमरे में ही सो रहा था। सेजल गुस्से से ऊपर गई और उसने जैसे ही कमरा खोला तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। कमरे 4-5 ड्रिंक की बोतल पड़ी थी। साहिल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके आसपास बहुत चीजें बिखरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साहिल ने अपना ये क्या हाल बना लिया था। सेजल ने कमरे में जिस तरफ नजर दौड़ाई उस तरफ उसने देखा रीत की तस्वीरें ही थी। सेजल ने पानी का जग उठाया और वो सारा पानी साहिल के ऊपर गिरा दिया। जैसे ही पानी गिरा तो साहिल को होश आया और वो गुस्से में उठा। उसने देखा कि उसके सामने उसकी मॉम खड़ी थी तो वो घबराकर बोला, मॉम आप यहाँ। साहिल ने सॉक्स पहने हुए थे और उसकी शर्ट पर जैसे ड्रिंक गिरी हुई थी। उसकी हाल पूरी तरह बेहाल था। सेजल ने साहिल से कहा, तो तुम्हें याद है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हें उस दिन होगा जब मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। साहिल का सर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था क्योंकि कल रात भर उसने ड्रिंक पी थी। सेजल ने साहिल से पूछा, ये सब क्या है साहिल? साहिल ने इधर उधर देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा था। अभी उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ इस तरह कब फैल गया था। उसने कहा, ये कल रात को तो ठीक था, लेकिन अभी ऐसे कैसे? साहिल को कल रात जो कुछ भी हुआ था वह बिल्कुल भी याद नहीं था। सेजल का मन कर रहा था कि अभी के अभी वो साहिल के गाल पर एक चाटा जड़ दे, लेकिन उसने खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। वहीं साहिल के पास सेजल को कहने के लिए कुछ नहीं था। उसको वहीं कुछ भी सोच नहीं रहा था, इसलिए उसने अपनी मॉम को देखा और उसके पैर पकड़कर कहने लगा, मॉम मुझे माफ कर दो मॉम, मुझे नहीं पता कि मैंने कल रात क्या किया। मॉम आप तो जानती हो ना कि मैं रीत से कितना प्यार करता हूँ और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सेजल ने जैसे ही दोबारा रीत का नाम सुना तो गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, रीत रीत रीत, बस इस नाम में रट लगा रखी है और वहाँ तुम्हारे डैड सारी जायदाद उस कार्तिक के नाम कर रहे हैं। साहिल ने जैसे ही ये बात सुनी तो झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, ये आप क्या कह रही हो मॉम? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा।
साहिल कभी भी नहीं चाहता था कि उसके डैड के प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा उस कार्तिक के पास जाए। सेजल ने साहिल से कहा, ये सब तो तुम तब करोगे ना जब तुम उस रीत के नाम की माला जपना बंद करोगे। तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि कल रात तुमने नूरी के साथ क्या किया है। साहिल ने पूछा, मैं उस नौकरानी के साथ क्या करूंगा? माना मैंने कल रात ज्यादा पी ली थी, लेकिन मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है मॉम कि मैं नौकरानी को ही देखूं। साहिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मॉम उस पर ऐसे ही इल्जाम कोई लगा रही थी। तभी सेजल ने कहा, आज सुबह वो 2 टके की लड़की हमारे घर आई थी तुम्हारे डैड से बात करने। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे पहले देख लिया, वरना कल रात तुमने जो भी उसके साथ किया ना, वो सब तो तुम्हारे डैड को बता देती। उसके बाद तो तुम जानते ही हो ना कि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ क्या करते। साहिल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कल उसने नशे की हालत में एक नौकरानी को हाथ लगाया था। साहिल ने कहा, मॉम अब ड्रिंक के नशे में हो गया होगा, वैसे ऐसे भी क्या बड़ी बात हो गई, इन लड़कियों को तो आदत होती है इन सब की। सेजल को समझ आ रहा था कि साहिल के दिमाग में अभी वो बात नहीं घुस रही थी जो वो उसे समझाना चाहती थी। सेजल ने कहा, मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी है, समझे? तुम्हारे डैड को अगर वो लड़की मिल जाती ना तो वो पूरी जिंदगी तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। मैंने ये सब इस दिन के लिए नहीं किया है, ये बात तुम अच्छे से जान लेना। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम उससे आखिर चाहती क्या थी। उसने अपनी मॉम की तरफ देखा और कहा, मॉम आखिर अब आप मुझसे चाहते क्या हो? सेजल ने कहा, तुम ना तो ऑफिस जाती हो और ना ही कोई और काम कर रहे हो। मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़की की वजह से ये सब बर्बाद नहीं कर सकते हो। सेजल ने अपनी बात कही और रीत की तस्वीरें फाड़ने लगी। साहिल को तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने कहा, मॉम आप ये क्या कर रही हो? सेजल ने कहा, तुम्हें इस लड़की को हमेशा के लिए भूलना होगा, क्योंकि अब मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। एक और गलती और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साहिल को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो रीत को भूलने की सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसने कल ही तो कार्तिक को वो फोटो भेजी थी, उसे इतना पता था कि अब रीत उसी की होने वाली थी। तभी सेजल ने कहा, तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, या वो तो लड़की या वो प्रॉपर्टी। साहिल इन दोनों में से किसी एक को ही नहीं चुन सकता था, क्योंकि दोनों ही उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। साहिल चुपचाप खड़ा था और देखते ही देखते सेजल ने उस कमरे से रीत की सारी तस्वीरें फाड़ दी थी। उसने सर्वेंट को बुलाकर उन्हें जलाने के लिए भी कह दिया था। साहिल का दिल बहुत ही ज्यादा दुख रहा था। तभी सेजल ने साहिल से कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है। साहिल ने पूछा, अब मुझे क्या करना है मॉम? सेजल ने कहा, प्रायश्चित। साहिल ने अपनी मॉम से पूछा, प्रायश्चित? वो किस बात का? सेजल ने साहिल को बेड पर बिठाया और कहा, तुम्हें नूरी से माफी मांगनी होगी। साहिल ने आज तक किसी से भी माफी नहीं मांगी थी, तो वो कैसे एक नौकरानी से माफी मांग सकता था? उसने अपनी मॉम से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी नौकरानी से माफी मांगू। सेजल ने साहिल से कहा, ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है जिसके साथ तुम कुछ भी करो और वो चुपचाप बैठ जाएगी। उसने मुझे कहा है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करेगी। साहिल ने कभी नहीं सोचा था कि आम से दिखने वाली लड़की के अंदर भी इतनी हिम्मत होगी। उसने कहा, लेकिन मॉम मैं इस लड़की से कभी माफी नहीं मांगूंगा। सेजल ने साहिल को कुछ ऐसा समझाया कि वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। सेजल ने कहा, मैं नीचे जा रही हूँ और 10 मिनट में तैयार होकर तुम्हें भी नीचे आना है। साहिल ने सेजल की बात मान ली और वो तैयार होकर नीचे आ गया। सेजल ने नूरी को अपने पास बुलाया और कहा, नूरी यहाँ आओ मेरे पास। नूरी सेजल के पास गई और उसने उसे अपने पास सोफे पर बिठा दिया। नूरी को अभी भी साहिल को देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साहिल ने कहा, नूरी मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया वो मेरी गलती थी, लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। दोनों सर्वेंट को भी सेजल ने बुला लिया था। नूरी साहिल को माफ नहीं करना चाह रही थी। तभी सेजल ने कहा, नूरी अगर तुम्हें साहिल को माफ नहीं करा तो मत करो, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी दबाव में आकर उन्हें माफ करो। वहीं दोनों सर्वेंट नूरी के इशारे से समझा रहे थे कि उसे साहिल को माफ कर देना चाहिए।
साहिल ने नूरी से एक बार और माफी मांगी और फिर नूरी को अपने पापा की याद आई जो कहते थे कि गलती हमेशा इंसान से होती है, इसलिए हमें माफी मांगने वाले को हमेशा माफ कर देना चाहिए। नूरी ने साहिल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैंने आपको माफ किया। ये सुनते ही सेजल और साहिल बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। साहिल ने सेजल से कहा, माँ आपने सच कहा था, नूरी का दिल बहुत बड़ा है। नूरी को ऐसा लग रहा था जैसे साहिल ने उससे दिल से माफी मांगी थी और उसने उसे माफ भी कर दिया था। सेजल ने कहा, हाँ बेटा ये बिल्कुल अपने पापा पर गई है। कई साल पहले इसके पापा ने धीरज की जान बचाई थी और आज इसने तुम्हें माफ करके एक अच्छा इंसान बनाया है। नूरी साहिल और सेजल की बातों को सच मान रही थी। वहीं सेजल ने साहिल से कहा, चलो बेटा हमें अभी गरीबों की सेवा के लिए भी जाना है। सेजल और साहिल वहां से चले गए। नूरी को अभी लग रहा था कि गलत साहिल नहीं बल्कि ये शराब थी जिसने इतना अच्छे इंसान से भी ये काम क्या करवा दिया था। नूरी की नजर में साहिल और उसकी मॉम ने अलग जगह बना ली थी। वहीं दोनों सर्वेंट नूरी की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे क्योंकि नूरी ने वो कर दिखाया था जो लोग अक्सर डर कर नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में दादी सुबह जैसे ही उठी तब आरव ने उन्हें बताया था कि रूही को कल रात इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दादी तो रूही के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी क्योंकि कल भी उन्होंने रूही को कई बार रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो बाकी कामों में इतना एक्साइटेड थी कि रेस्ट कर ही नहीं पा रही थी। दादी ने आरव से कहा, मुझे मेरी बच्ची को देखना है, मुझे मेरी रूही को देखना है। आरव ने दादी से कहा, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, राजवीर समर सब वही हैं और रूही को कुछ नहीं होगा और रूही की सर्जरी रात को ही हो चुकी है, बस उसे होश आना बाकी है। दादी का हाल अभी बहुत खराब हो रहा था क्योंकि उन्होंने रूही को उसके पहले मिसकैरेज में देखा था। वो उस टाइम बहुत ज्यादा टूट गई थी। बहुत महीनों के बाद उसके चेहरे पर उन्हें हंसी खुशी दिखाई देने लगी थी कि ये हो गया। दादी ने खुद से कहा, पता नहीं मेरी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है, आखिर मेरी फूल सी बच्ची को इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। दादी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उन्होंने रूही से मिलने की रट लगाई हुई थी। आरव दादी को समझा रहे थे लेकिन दादी ने सीधा राजवीर को फोन लगा दिया। दादी ने राजवीर से कहा, राजवीर रूही कैसी है, मुझे उससे मिलना है बेटा, तू मुझे उसके पास लेकर चलना। राजवीर ने जैसे ही दादी की आवाज सुनी तो उसे समझ आ गया कि दादी बहुत ज्यादा परेशान है। राजवीर ने कहा, दादी रूही बिल्कुल ठीक है और आप यहाँ क्यों आ रही हैं? मैं खुद उसे घर लेकर आ जाऊंगा। दादी ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी तो उन्हें भरोसा हो गया था कि अगर राजवीर ने कहा है तो वो जरूर रूही को लेकर आएगा। राजवीर ने कहा, दादी चाचू को फोन देना। दादी ने फोन आरव को दे दिया। राजवीर ने आरव से कहा, चाचू रूही को अभी तक होश नहीं आया है और दादी उसकी चिंता में खुद परेशान हो जाएंगे, आप उनका ध्यान रखिए। आरव ने राजवीर की बात करके फोन रख दिया था। आरव को इस घर का प्यार और संस्कार देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था। इस घर में हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे की बात सुनते भी थे। आरव ने दादी से कहा, राजवीर बोल रहा है कि रूही बिल्कुल ठीक है और वो उसे लेकर आ जाएगा। दादी ने परेशान होकर अपनी तबीयत भी खराब कर ली थी। तभी इसकी 2 प्लेट में नाश्ता लेकर उनके कमरे में आई। दादी ने जैसे ही इसके को देखा तो उसने कहा, बेटा देखना हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। इसकी ने दादी को बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा, दादी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, आप नाश्ता करो और ये दवाई ले लो। इसकी ने आरव को बाहर आने का इशारा किया। आरव बाहर गए तो इसकी ने उनसे कहा, चाचू ये दादी की नींद की दवाई है, मुझे अभी राजवीर का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि दादी बहुत ज्यादा परेशान हो रही हैं। आपको ये दवाई दादी को देनी है ताकि वो आराम से सो जाएं। आरव ने इसके से कहा, बेटा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। तभी इसकी ने कहा, चाचू मीसा और मैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप दादी का प्लीज ख्याल रखना। आरव देख रहे थे कि जिस इसकी को उन्होंने 1 साल पहले देखा था और इस इसकी से वो इस बार मिल रहे थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। उन्हें बार बार ये एहसास हो रहा था कि आखिर उनके बेटे कब इतनी जिम्मेदार होंगी। इसकी और मीसा एक साथ हॉस्पिटल चली गई।
वहीं रीवा सविता के पास थी। इसकी को जब मिसा ने रात को बताया था वो तभी हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन रीवा को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती थी। इसकी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंची तो नर्स ने उसे बताया कि रूही को एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। इसकी जैसे ही उस वार्ड में गई तो उसने देखा कि सभी चुपचाप बैठे थे। समर की आंखें बहुत ज्यादा सूज गई थी। इसकी ने आज से पहले समर को कभी भी ऐसे नहीं देखा था। वहीं रूही को अभी भी होश नहीं आया था। मिसा ने कहा, समर जीजू भाई और कार्तिक भाई, आप लोग घर जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम दोनों यहाँ पर हैं। इसकी ने कहा, हाँ मैं और मिसा तो है ही यहाँ, आप सब थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। समर ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो रूही को छोड़कर एक मिनट भी कहीं नहीं जाना चाहता था। वहीं राजवीर ने भी मना कर दिया। कार्तिक भी सबको इस माहौल में छोड़कर घर नहीं जाना चाहता था। तभी कार्तिक के फोन पर एक कॉल आया और वो बाहर आ गया। उसने देखा कि उसे उदय प्रताप ने कॉल किया था। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया। वहीं दूसरी तरफ से उदय प्रताप ने कहा, क्या बात है बेटा, अभी तक पार्टी ही मना रहे हो क्या? रीत और तुम कल रात वहीं रुक गए थे क्या? कार्तिक ने उन्हें सारी बात बताई। उदय प्रताप रूही के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने कल ही रूही को हंसते गाते देखा था। उन्होंने कहा, अगर किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कार्तिक ने बात खत्म की और वहीं खड़ा हो गया। कार्तिक वहीं साइड में लगी बेंच पर बैठ गया था। तभी उसे सामने से रीत का केबिन दिख रहा था। अगर कल रात रीत टाइम पर कॉल नहीं करती तो न जाने रूही के साथ क्या हो जाता। तभी रीत दूसरी तरफ से अपने केबिन की तरफ जा रही थी। उसने देखा कि कार्तिक अकेला बेंच पर बैठा था तो रीत ने उससे कहा, कार्तिक तुम थोड़ी देर मेरे केबिन में रेस्ट कर लो। कार्तिक ने रीत की तरफ देखते हुए मन में सोचा, या तो ये सच में बहुत भोली है या जानकर भोली बन रही है। वो रीत की तरफ बस देखे ही जा रहा था। वहीं रीत को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कार्तिक उससे कुछ बात क्यों नहीं कर रहा है। कार्तिक ने कहा, मुझे अभी रेस्ट की जरूरत नहीं है। रीत को तब तक नर्स ने बुलाया और वो चली गई। उसके लिए कार्तिक की यह चुप्पी बहुत ही दर्दनाक थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक उससे इतना नाराज क्यों था। वहीं मिहिर भी घर से फ्रेश होकर आ गया था। वो रूही के आने वाले बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जब से रूही यहाँ एडमिट हुई थी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वहीं रूही को अभी तक होश नहीं आया और डॉक्टर्स ने 1 घंटा और वेट करने के लिए कहा था। समर के लिए इस 1 घंटे का एक एक सेकेंड 1 साल जैसे गुजर रहा था। इसकी और मिसा ने रीत से सब कुछ पूछा। इसकी समझ सकती थी कि एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना जरूरी होता है, क्योंकि वो खुद एक माँ थी। मिसा ने कहा, रूही दीदी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा एक माँ होती है। हालांकि रूही अभी लड़ भी एक योद्धा की तरह रह रही थी। राजवीर डॉक्टर से बात करने के लिए बाहर आया। रूही के पास अभी सिर्फ समर बैठा था और वो हर पल बस रूही को ही देख रहा था। तभी रूही को धीरे धीरे होश आने लगा। ये देखते ही समर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समर उठकर रूही के पास गया। रूही ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसके सामने समर खड़ा था। रूही ने बहुत ही धीमी मीठी आवाज में पूछा, मेरा बच्चा ठीक है ना? रूही का सवाल सुनकर समर ने कहा, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है रूही, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर रूही ने अपने धीमे स्वर में कहा, तुम सच बोल रहे हो ना? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? रूही को समर की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिस हाल में थी उसे उम्मीद नहीं था कि उसका बच्चा होगा। पिछली बार ही डॉक्टर ने कहा था कि उसकी कॉम्प्लिकेशन इतनी है कि बच्चे का बचना मुश्किल था, और इस वक्त तो रूही हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी, जिस वजह से रूही को अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। रूही के सवाल को सुनकर समर ने आराम से बोला, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, हमारा बच्चा ठीक है। समर ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गए। रूही को होश में देखकर वो थोड़े रिलैक्स लग रहे थे और रूही का चेकअप करने लगे। रूही डॉक्टर्स को देखकर बोली, मेरा बच्चा सच में ठीक है ना? रूही के सवाल को सुनकर डॉक्टर ने कहा, यस मिसेज रूही, आप चिंता मत करिए, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर रूही को खुशी हुई और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू की बूंद गिर पड़ी।
बस रूही का दिल ही जानता था कि जब उसे होश आया और उसने अपनी आंखें खोलकर खुद को हॉस्पिटल में पाया, तब उसका दिल कितना डर गया था। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं। रूही को चेक करने के बाद डॉक्टर समर की तरफ देखकर बोले, अभी इन्हें कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। हमारे ऑब्जर्वेशन में जब तक ये रिकवर नहीं कर लेती। डॉक्टर की बात सुनकर समर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उसके लिए तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रूही इम्पोर्टेंट थी। रूही उसे बिल्कुल ठीक चाहिए थी। उसके लिए उसे कितने समय ही हॉस्पिटल में क्यों न रहना पड़े, इस बात से समर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाकी सभी को भी रूही के होश में आने के बारे में पता चल गया था। सभी रूही से मिलने आए। मीसा रूही के पास जाकर उसे धीरे से गले लगाकर बोली, क्या करती रहती हो आप? जब देखो मेरे छोटे से दिल को डराती रहती हो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मीसा की बात सुनकर रूही बोली, तो अब से मुझे परेशान नहीं करेगी ना? बिल्कुल भी नहीं। मीसा और रूही की बात सुनकर सभी हल्के से मुस्कुरा दिए। राजवीर ने जब देखा कि अब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल है तो राजवीर बोला, समर, कार्तिक, तुम दोनों घर जाकर फ्रेश हो जाओ। राजवीर की बात सुनकर समर बोला, सर, मैं यही रहना चाहता हूँ। जब तक रूही यहाँ है मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा पहली बार हुआ कि समर ने राजवीर को किसी बात के लिए मना किया और कमाल की बात ये थी कि राजवीर को उसकी बात सुनकर बुरा नहीं बल्कि उसे खुशी हुई थी। समर की बात को सुनने के बाद राजवीर एक स्माइल देकर बोला, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार घर चले जाना, अपना और रूही का जरूरत का सामान लेने के लिए। राजवीर की बात सुनकर समर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वहीं राजवीर कार्तिक की तरफ देखकर बोला, कार्तिक, तू घर जा रहा है या किसी और के साथ जाना है? राजवीर की बात का क्या मतलब था ये कार्तिक अच्छे से समझ रहा था। कार्तिक राजवीर की बात पर बोला, नहीं, मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। कार्तिक ने ये कहा और वो वहाँ से चला गया। कार्तिक पूरी रात से हॉस्पिटल में था, जिस वजह से वो चला गया, और इसका ये कारण ये भी था कि कार्तिक को रीत के साथ अभी नहीं रहना था। अगर वो हॉस्पिटल में रुकता तो उसे रीत का सामना करना पड़ता। इसके राजवीर के पास जाकर बोले, आपको भी तो रेस्ट की जरूरत है। इसके की बात सुनकर राजवीर बोला, मैं ठीक हूँ। कैसे? आप इंसान नहीं हो क्या? पूरी रात से आप हॉस्पिटल में हो और वो भी इसी पार्टी वाले कपड़ों में। एक बार आप भी घर जाकर फ्रेश हो जाइए और फिर आ जाना हॉस्पिटल। इसके की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी मैं ठीक हूँ। राजवीर को देखकर साफ साफ लग रहा था कि वो यहाँ से अभी कहीं नहीं जाने वाला था और इसकी जानती थी कि रात से राजवीर बिना खाए पिए और नींद के यहाँ हॉस्पिटल में था। इसके ने मीसा की तरफ देखा और उसे साइड में चलने का इशारा किया। इसके के इशारे को समझकर मीसा सबसे दूर हो गई। इसकी मीसा के पास आकर बोली, रात से किसी ने कुछ नहीं खाया है तो समर जीजू को खाने के लिए बोल, और हाँ, रूही दीदी के सामने, जिससे वो मना न कर पाए, और मैं राजवीर से बोलती हूँ। इसके की बात सुनकर मीसा बोली, भाई तेरी बात मान जाएंगे क्या? बिल्कुल मान जाएंगे, तुझे शक है क्या? इसके की बात सुनकर मीसा बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मीसा इतना बोलकर समर के पास गई, जो अभी भी रूही के पास ही बैठा उसे देख रहा था। रूही से ज्यादा नहीं बोला जा रहा था, जिस वजह से वो चुप थी। उसे बस इस बात की खुशी थी कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। मीसा समर के पास आकर बोली, जीजू खाना नहीं खाना क्या आपको? मीसा की बात सुनकर रूही ने समर की तरफ देखा। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही समर बोला, हाँ बस थोड़ी देर में खा लेता हूँ, अभी रूही के लिए खाना आएगा, उसके बाद मैं खा लूंगा। समर की बात सुनकर मीसा कुछ बोलती उससे पहले ही रूही अपने धीमी आवाज में बोली, नहीं, मेरा वेट मत करो, मेरा खाना डॉक्टर के अकॉर्डिंग आएगा और कब आएगा पता नहीं, तुम जाकर खाना खाकर आ जाओ। रूही की बात पर समर आगे उससे कुछ न बोल सका। समर मीसा की तरफ देखने लगा, जिसने जानकर ऐसा किया था, लेकिन अफसोस वो कुछ कर नहीं सकता था, जिस वजह से वो हाँ में अपना सर हिला दिया। वहीं राजवीर उसी वार्ड में दूसरे सोफे पर बैठा हुआ था, अपने फोन में कुछ कर रहा था और उसे देखकर भी लग रहा था कि वो अभी तो कहीं नहीं जाने वाला था। इसकी राजवीर के पास गई और बोली, राजवीर खाना खाने चलिए ना। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, इसकी मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ सुना मैंने, लेकिन मुझे तो भूख है ना।
मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और अगर आप मेरे साथ चलकर नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाने वाली हूँ। इसके की बात सुनकर राजवीर बोला, ये कैसी जिद है इसकी? तुम घर से आई हो तो खाना क्यों नहीं खाया है? ऐसे माहौल में किसका खाने का मन करता है? इसके की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है चलो। राजवीर की बात सुनकर इसकी खुश हो गई थी। उसे पता था कि राजवीर अपने लिए जाए या ना जाए खाना खाने के लिए, लेकिन वो इसके के लिए जरूर जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। इसके की बात पर राजवीर मान गया और उसके साथ चला गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने घर आ गया था और जैसे ही अपने रूम में गया उसे एक बार फिर से सारी बातें याद आने लगी और उसका मन दुखी हो गया था। कार्तिक रीत को नहीं देखना चाह रहा था, उसके लिए वो रीत से दूर दूर भाग रहा था, लेकिन वो जहाँ भी जा रहा था उसे वहाँ पर रीत की याद आ रही थी। कार्तिक समझ नहीं पा रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा था, क्यों उसके साथ ही ऐसा हुआ, उसने जिससे प्यार किया उसने उसे धोखा क्यों दिया। इन सवालों के साथ साथ कार्तिक के मन में एक और सवाल आया, क्या सच में रीत उसे धोखा दे रही थी या उससे कुछ समझने में गलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी साजिश में फंसाया जा रहा था, लेकिन ऐसा कौन करेगा, ये सवाल भी साथ साथ कार्तिक के मन में आ रहा था। सवाल इतने सारे थे और इनमें से एक सवाल का जवाब भी कार्तिक के पास नहीं था। वो कहाँ जाए और किसी से इन सवालों का जवाब ले, ये तक उसे नहीं पता था। कार्तिक इन सभी बातों को सोचते हुए खुद से बोला, क्या करूं मैं, किसे अपने मन की बात कहूं, कौन सुनेगा ये बातें? राजवीर खुद अभी परेशान है, उससे कुछ नहीं बोल सकता। कार्तिक यही सब सोचकर अपने बेड पर बैठ गया। उसे अपनी किस्मत पर ही गुस्सा आ रहा था। उसकी किस्मत ने उसे बार बार धोखा ही दिया था। बचपन में कार्तिक से उसकी माँ को छीन लिया। कार्तिक के खुद के पिता उससे दूर हो गए थे। फिर प्यार हुआ, उसमें भी उसे धोखा ही मिला। अब कार्तिक ने अपनी खुशी रीत के साथ देखी थी तो वो भी उससे दूर ही जा रही थी। कार्तिक अपने रूम में बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका डोर नॉक हुआ। कार्तिक ने देखा कि दरवाजे पर उदय खड़े थे। उदय को देखकर कार्तिक अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, चाचू आप ऑफिस नहीं गए? कार्तिक की बात सुनकर उदय ने कहा, नहीं। इतना बोलकर उदय कुछ देर के लिए शांत हुए और फिर बोले, तुम ठीक तो हो ना कार्तिक, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? उदय की बात सुनकर कार्तिक खुद को नॉर्मल दिखाकर बोला, मुझे क्या होगा चाचू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे रूही की चिंता हो रही थी, जिस वजह से थोड़ा सा सैड था, पर वो ठीक है। कार्तिक बोल तो कुछ रहा था और उसकी आंखें बता कुछ और ही रही थी और कहीं न कहीं इस बात को उदय समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी इस बारे में कार्तिक से ज्यादा कुछ नहीं पूछा था। उन्होंने सोचा कि अभी कार्तिक को ही डील करने दे इन सब से। उदय कार्तिक की तरफ देखकर बोले, ठीक है, इसकी ठीक है ना? उदय की बात सुनकर कार्तिक एक स्माइल के साथ बोला, हाँ वो ठीक है और वो बहुत समझदार है। उसे पता है कि किस सिचुएशन में अपनी फैमिली को कैसे संभालना है। कार्तिक की बात सुनकर उदय के फेस पर एक मुस्कान आ गई। कार्तिक ने सही ही कहा था, इसके कितनी भी बचकानी हरकतें कर ले, लेकिन जब भी बात उसके परिवार की होती तो वो समझदार हो जाती। उदय ने कार्तिक से थोड़ी देर और बात की और सभी के बारे में पूछा और उसके बाद वो रूम से चले गए। उदय के जाने के बाद कार्तिक भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इसकी राजवीर को लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठी हुई थी और दोनों खाना खा रहे थे। दोनों में से किसी का ज्यादा खाने का मन नहीं था, लेकिन एक दूसरे के लिए खा रहे थे। राजवीर इसकी को देखकर बोला, इसकी अच्छे से खाना खाओ, ये क्या इतना सा खा रही हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, आप भी तो थोड़ा सा ही खा रहे हो ना, मुझे भूख नहीं है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, ये कोई बात हुई? मुझे पता है आपने रात को पार्टी में भी कुछ नहीं खाया था और अभी भी कुछ अच्छे से नहीं खा रहे हो। इसके की बात सुनकर राजवीर ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था अगर वो इसकी से आगे कुछ भी बोलेगा उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजवीर ने एक गहरी सांस ली और खाना खाना शुरू कर दिया। इसके देख सकती थी कि राजवीर रूही को लेकर कितना परेशान था। राजवीर शब्दों में कहे या ना कहे, लेकिन उसकी फिक्र उसके चेहरे पर दिख जाती थी। इसकी अच्छे से जानती थी कि राजवीर अपने बहन भाई से कितना प्यार करता था और उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था। इसके एक तक
बस राजवीर को देखे जा रही थी। इस बात को नोटिस करते हुए राजवीर ने इसके से कहा, इसके क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? राजवीर की बात सुनकर इसके ने जवाब दिया, देख रही हूँ कि आप अपने अंदर कितना कुछ छुपा लेते हो। रूही दीदी को इस हालत में देखकर आपको कितना तकलीफ हुई, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलने दिया। इसके की बात पे राजवीर ने कुछ नहीं कहा। इसकी जो बोल रही थी वो सही था, लेकिन राजवीर ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। राजवीर हमेशा से ऐसा ही रहा, उसे सभी की फिक्र थी, लेकिन उस फिक्र को कभी उसने दिखाया नहीं, जताया नहीं। खाना खा लेने के बाद राजवीर इसकी को देखकर बोला, चलो रूही के पास चलते हैं। राजवीर इतना बोलकर इसके के साथ रूही के वार्ड की तरफ चल पड़ा। राजवीर और इसके दोनों ही रूही के वार्ड के अंदर गए और देखा कि रूही अभी भी सो रही थी। दोनों आराम से वार्ड के अंदर आए और सोफे पर जाकर बैठ गए। राजवीर इसके की तरफ देखकर बोला, इसकी तुम घर चली जाओ रीवा के पास। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा, सविता है उसके साथ, मैं थोड़ी देर और रूही दीदी के साथ रहूंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। इसके की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि इसकी रूही से बात करने के बाद ही जाएगी। रूही इस वक्त दवाई की वजह से नींद में थी और समर मीसा के साथ बाहर गया हुआ था। राजवीर अपने फोन में ईमेल्स चेक करने लगा और इसकी वहीं चुपचाप बैठी हुई थी। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। राजवीर भी अपने काम में लगा हुआ था, जिस वजह से बोर होने लगी थी। इसकी बार बार राजवीर के फोन में देख रही थी कि वो क्या क्या कर रहा था। इसकी की हरकतें देखकर राजवीर बोला, तुम्हें मेरा फोन चेक करना है क्या? नहीं, मैं तो बस देख रही थी कि आप इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो। राजवीर की बात का जवाब देते हुए इसकी बोली। इसके की बात सुनकर राजवीर ने अपना फोन इसके के आगे करके कहा, तुम खुद ही पढ़ लो। राजवीर ने अपना फोन इसके के हाथ में दे दिया था। वहीं इसकी राजवीर को फोन वापस करते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, अब क्या मैं ऐसे भी नहीं देख सकती हूँ? इसके की बात सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए बोला, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकती हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करना है मुझे। दोनों अपनी बात कर ही रहे थे कि वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आ गई। राजवीर और इसकी को देखकर उस नर्स ने उन्हें एक ग्रेट किया और फिर रूही के पास रखे हुए मशीन पर कुछ चेक करने लगी। इसकी ध्यान से नर्स को देख रही थी। सब चेक करने के बाद वो नर्स वहाँ से चली गई। राजवीर इसकी को देखकर बोला, तुम उसे घूर कर क्यों देख रही थी? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, बस देख रही थी कि वो कैसे काम कर रही थी। आपको पता है राजवीर, मैंने भी बचपन में सोचा था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। इसके की बात सुनकर राजवीर उसे ध्यान से देखने लगा। उसने कभी इसके के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। इसके की बात पे राजवीर ने कहा, तो फिर क्या हुआ, बने क्यों नहीं? फिर क्या, बचपन खत्म, सोच खत्म। इसके की बात सुनकर राजवीर को हंसी आ गई। उसे पता था कि उसे इसके से कुछ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। राजवीर अच्छे से जानता था कि इसकी पढ़ाई से कितना दूर भागती थी और ऐसे में उसका ये कहना कि उसे डॉक्टर बनना था, तो ये बात बिल्कुल ही अपोजिट थी। इसके ने ऐसा करने के बारे में सोचा जरूर होगा, लेकिन सोच और हकीकत में बहुत अंतर था। इसके के बाद पे राजवीर ने कहा, मुझे पता था कि तुम यही बोलने वाली हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, ऑब्वियसली कितनी पढ़ाई मेरे से बस की बात नहीं है। मैं बस पास हो जाती थी, वही बड़ी बात थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है। इसके की बात सुनकर राजवीर ने कहा, वो कैसे? राजवीर के सवाल का जवाब देते हुए इसकी बोली, वो ऐसे कि अगर मैं डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत से पढ़ने लगी तो मैं मीसा से नहीं मिलती, क्योंकि हम अलग अलग कॉलेज में होते, और मैं मीसा से नहीं मिलती तो मेरी और मीसा की दोस्ती नहीं होती, न ही मैं आपसे मिल पाती और न ही हमारी शादी होती। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम अपने इस छोटे से दिमाग में कि इतना सब कैसे सोच लेती हो? क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरा दिमाग छोटा नहीं है। इसके और राजवीर बात कर ही रहे थे कि तभी वार्ड का दरवाजा एक बार फिर से खुला और इस बार समर और मीसा अंदर आ गए। दोनों ने अंदर आकर देखा कि इसके और राजवीर को
गुस्से से घूरकर देख रही थी और राजवीर के फेस पर स्माइल था। ऐसे बहुत कम ही होता था जब वो राजवीर को स्माइल करते हुए देखते थे। राजवीर ज्यादा समय इसकी के साथ ही स्माइल करके बातें करता था। इसकी समर और मीसा की तरफ देखकर बोली, खाना खा लिया आप लोगों ने? इसकी के सवाल को सुनकर मीसा ने हाँ कहा और वो आगे बोली, दादी का फोन आया था, वो रूही दीदी से मिलना चाहती हैं। मीसा की बात सुनकर राजवीर ने कहा, ठीक है, मैं चाचू से बोल देता हूँ और अपने साथ दादी को लेकर आ जाएंगे। राजवीर की बात सुनकर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और राजवीर कुछ देर के लिए वार्ड से बाहर चला गया। मीसा इसकी के पास आकर धीरे से बोली, थोड़ी देर पहले तुम भाई को गुस्से से क्यों देख रही थी? क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था। इसकी की बात सुनकर मीसा बोली, ऑफ कोर्स गुस्सा आ रहा था, तभी तो तू भाई को घूर कर देख रही थी, लेकिन तुझे भाई पर गुस्सा क्यों आ रहा था? मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसे सारी बात बता दी। मीसा भी इसकी के डॉक्टर बनने वाली बात सुनकर शौक हो गई थी। कुछ देर तक शौक में रहने के बाद मीसा होश में आई और हंसने लगी। मीसा हंसते हुए बोली, ये बात तो भाई को बताएगी तो वो यही जवाब देंगे ना, पर मानना पड़ेगा। तूने सोच कैसे लिया था ये? मैंने कभी भी ऐसा कुछ सोचने की हिम्मत नहीं की और हिम्मत कर भी लेती तो पढ़ाई के बारे में सोचकर पीछे हट जाती। मैं तो MBA डैड की वजह से कर रही हूँ, वरना ग्रेजुएशन के बाद मुझे और पढ़ने का मन नहीं था। मीसा की बात सुनकर इसकी ने कहा, तूने मुझे अपनी तरह समझ रहा है? मैं बचपन में पढ़ने में बहुत अच्छी थी, वो तो समय के साथ साथ वीक हो गई। खैर छोड़ अब ये सब बात, इसका कोई सर पैर नहीं है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। कुछ देर के बाद रूही नींद से जाग गई थी और वो मीसा और इसकी से बात कर रही थी। रूही ज्यादा नहीं बोल रही थी क्योंकि ज्यादा नहीं बोला जा रहा था। वहीं समर अभी डॉक्टर के केबिन में था और उससे बात कर रहा था। मीसा रूही को देखकर बोली, दीदी दादी आने वाली हैं आपसे मिलने के लिए। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रही हूँ कि रोना नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और दादी की भी नहीं है। मीसा की बात सुनकर रूही एक स्माइल के साथ बोली, मैं क्यों रोऊंगी? मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं खुश हूँ। रूही की बात सुनकर इसकी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो रूही से बोली, आपने ठीक कहा दीदी। तीनों बात कर ही रहे थे कि वार्ड का दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर के साथ आरव जी थे और साथ में दादी जी भी। दादी ने जैसे ही रूही को देखा तो वो जल्दी से रूही के पास गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, रूही बेटा तू ठीक है ना? दादी की बात सुनकर रूही बोली, हाँ दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा बच्चा भी। रूही की बातों से पता चल रहा था कि वो खुश थी और ये खुशी सिर्फ उसके बच्चे की वजह से थी। वही रूही की हिम्मत था जिस वजह से रूही टूट नहीं थी और ऐसी हालत में भी खुश थी। रूही की बात सुनकर दादी बोली, मुझे पता था मेरी रूही बहुत बहादुर है, इसे कुछ नहीं होने वाला। इतना बोलकर दादी रूही की नजर उतारने लगी। मीसा ये सब देखकर बोली, दादी आप बैठकर दीदी से बात कर लीजिए। मीसा ये बोलकर एक चेयर लाकर दादी को दे दी। दादी जी उसी पर बैठकर रूही से बातें करने लगी। दादी को अब जाकर कहीं सुकून मिला था। रूही को सही देखकर उन्हें अच्छा भी लग रहा था। पूरी रात वो बस भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी कि रूही ठीक हो जाए। सभी रूही के साथ थे जिस वजह से रूही को अच्छा महसूस हो रहा था। उसका पूरा परिवार उसके साथ था। ऐसे ही बात करते हुए शाम हो गई। रात को रूही के पास कोई एक भी इंसान रुक सकता था, जिस वजह से सिर्फ समर ही वहाँ रुका था और बाकी सब घर के लिए निकल गए थे। इसकी और मीसा पहले ही घर चले गए थे क्योंकि रीवा घर पर अब अकेली थी और इसकी ऐसे उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ रीत हॉस्पिटल से घर आ गई। हॉस्पिटल से निकलने से पहले रीत एक बार रूही से मिलकर आई थी। घर आते हुए रीत ने सोचा कि उसे एक बार अच्छे से कार्तिक से बात करनी होगी। कार्तिक का बिहेवियर जो अचानक ही रीत के लिए बदल गया था, उसका कारण क्या था, उससे ये जानना होगा। रीत के मन में कहीं न कहीं एक डर भी था। उसे डर था कि ये सब साहिल ने तो नहीं किया। वैसे भी 2 दिन से साहिल बिल्कुल शांत था। उसने एक बार भी रीत को कॉल नहीं किया था और न ही कोई मैसेज किया था। इस शांति का मतलब ही रीत को समझ नहीं आ रहा था। रीत इतना तो जान चुकी थी कि साहिल के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा होगा, लेकिन क्या ये रीत समझ नहीं पा रही थी। रीत अपने रूम में गई और उसने देखा कि रूम में कार्तिक नहीं था। रीत को समझ नहीं आया कि कार्तिक आखिर इस समय कहाँ जा सकता था।
रीत ने 2 से 3 बार कार्तिक के फोन को ट्राई किया, लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। रीत को अब थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं सच में साहिल ने कार्तिक को उसके खिलाफ भड़का तो नहीं दिया। रीत में मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। रीत अपने मन में बोली, कार्तिक कहाँ गया होगा? रात होने वाली है और मुझे बिना बताए वो रात में ऐसे कभी नहीं गया था। फिर अचानक से क्या हो गया, या हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई? रीत डर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या इस बारे में उदय को बता देना चाहिए या फिर कार्तिक के असिस्टेंट संजय से कार्तिक के बारे में पूछे? सब सोचने के बाद रीत को संजय से पूछना ही सही लगा और उसने संजय को कॉल लगा दिया। कुछ देर तक रिंग गई, उसके बाद फोन के दूसरी तरफ से संजय की आवाज आई। हेलो। संजय की आवाज सुनकर रीत बोली, हेलो संजय, क्या आपको पता है कि कार्तिक कहाँ है? मेरा मतलब है कि वो घर पर नहीं है और उनका फोन ऑफ है, तो क्या वो इस वक्त ऑफिस में है? रीत की बात का जवाब देते हुए संजय ने कहा, यस मैम, सर शाम को ऑफिस आए थे और तभी से अपने केबिन में ही हैं। मैंने बताया कि अब रात हो चुकी है, लेकिन वो बस अपना काम किए जा रहे हैं। क्या मैं आपकी बात सर से करवा दूं? संजय की बात सुनकर रीत ने एक चैन की सांस ली। आखिर उसे कार्तिक के बारे में पता चल गया था। संजय के सवाल का जवाब देते हुए रीत बोली, नहीं, आप कार्तिक को काम करने दीजिए, मुझे बस चिंता हो रही थी इसलिए पूछ लिया। रीत ने ये बोलकर अपना फोन रख दिया था। रीत को अब कार्तिक की ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसे पता था कि कार्तिक कहाँ था। लेकिन अभी भी रीत के मन में वही सवाल था, आखिर कार्तिक क्यों इतना बदला हुआ लग रहा था? रीत का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसकी ने रीवा को सुला दिया था और वो अपना काम कर रही थी। इसकी की इंटर्नशिप अब जल्दी ही खत्म होने वाली थी। साथ ही जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रही थी वो भी खत्म होने वाली थी। इसकी को इस प्रोजेक्ट के दौरान बहुत कुछ सीखने के लिए मिला था और उसे काम करने में बहुत अच्छा लगा था। इसकी हमेशा से इन सब चीजों से भागती आई थी, लेकिन वो कहती है ना, जितना आप किसी चीज से भागते हो उतना ही वो चीज आपका पीछा भागती है। इसके के साथ भी यही हुआ था। वो कभी भी जॉब नहीं करना चाह रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आता था, क्योंकि आज हकीकत अलग थी। इसकी को यही काम सबसे अच्छा लग रहा था और सबसे बड़ी बात, वो अपने काम को एंजॉय कर रही थी। इसकी को अब अपने काम के लिए रात भर जागने से भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो पूरी रात जाग कर भी अपना काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा पहले नहीं हुआ था। इसकी को काम करता देखकर राजवीर उसके पास आया और इसकी के लैपटॉप में उसके काम को देखने लगा। इसकी राजवीर की तरफ देखकर बोली, आप क्या देख रहे हो? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तुम्हें काम करता देख रहा हूँ। और क्या काम कैसे कर रही हो वो देख रहा हूँ। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, अच्छा तो मेरा काम कैसा है? आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है? इसकी के सवाल को सुनकर राजवीर ने कहा, अच्छा है लेकिन थोड़ी सी कमी है। राजवीर इतना बोलकर इसकी को सारी बातें डिटेल्स में बताने लगा। राजवीर इसकी को सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझा रहा था और इसकी ध्यान से राजवीर की बातों को सुन रही थी। ऐसा बहुत ही कम होता था जब राजवीर इसकी को कुछ समझाता था और इसकी उसे इतने ध्यान से सुने। करीब 1 घंटे के बाद राजवीर बोला, समझ आ गया? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ, आप कितने कुछ जानते हैं। इसकी की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, तभी मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, वरना अब तक उस पर ताले लग चुके होते। राजवीर की बात सुनकर इसकी भी हंस देती है। दोनों बात कर ही रहे थे कि रीवा के रोने की आवाज आई। रीवा को रोता हुआ देख राजवीर उसके पास गया और उसे गोद में लेकर चुप करवाने लगा, लेकिन रीवा शांत नहीं हुई। ये देखकर इसकी ने रीवा को राजवीर के गोद से लिया और बोला, रात को ये सिर्फ मेरे से चुप होती है। इसकी की बात सुनकर राजवीर मुस्कुरा दिया। इसकी ने रीवा को कुछ देर में ही शांत करवा दिया और उसे दोबारा से सुला दिया। रीवा के सो जाने के बाद राजवीर बोला, चलो अब तुम भी सो जाओ, अब रात ज्यादा हो गई है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, और आप नहीं सोने वाले हो क्या? इसकी की बात का जवाब देते हुए राजवीर ने कहा, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो पूरा करके सो जाऊंगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी उसे घूर कर देखने लगी। राजवीर कल रात से नहीं सोया था और पूरे समय वो हॉस्पिटल में था। उसके बाद भी घर आकर उसे काम करना था। राजवीर के बाजू पकड़कर इसकी बोली, कोई जरूरत नहीं है अभी काम करने की,
आप कल कर लेना, अभी सो जाइए। इसकी की बात सुनकर राजवीर बोला, थोड़ा सा ही काम है, बस कुछ देर में हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि थोड़ा सा काम है, आप सुबह जल्दी उठकर कर लेना, लेकिन अभी आपको काम नहीं करना है। इसकी की बात को सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि वो अब इसके से नहीं जीत सकता था। इसकी उसे अभी काम नहीं करने देगी और उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। इससे बस इसकी गुस्सा होगी और कुछ नहीं। राजवीर इसकी की तरफ देख रहा था जो उसे गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर राजवीर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे गुस्से से देखना बंद करो, नहीं कर रहा हूँ मैं कोई काम। इतना बोलकर राजवीर ने इसकी को अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर जाकर दोनों सो गए। नेक्स्ट डे सुबह के करीब 8 बज रहे थे और कार्तिक इस वक्त अपने घर वापस आया था। वो पूरी रात अपने ऑफिस में था और काम कर रहा था। कार्तिक को बस रीत से सामना नहीं करना था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रीत के सामने अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करेगा। कार्तिक नहीं चाहता था कि रीत ये देखे कि कार्तिक कितना टूट गया है उसके धोखे से। कार्तिक लिविंग हॉल में था, तभी रीत की नजर उस पर पड़ी। रीत जल्दी से उसके पास आई। रीत को देखकर लग रहा था कि वो भी रात भर नहीं सोई थी। कार्तिक ने सामने जाकर रीत बोली, कार्तिक तुम रात भर ऑफिस में क्यों थे और मुझे बताया भी नहीं? रीत के सवाल पर कार्तिक ने कहा, मुझे काम था। इतना बोलकर कार्तिक रीत को इग्नोर करके आगे जाने लगा। कार्तिक को वहां से जाता हुआ देखकर रीत ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, काम था तो एक बार मुझे बता देते, मुझे बहुत फिक्र हो गई थी। तुमने पहले ऐसा कभी नहीं किया था, फिर अब क्या हो गया है कार्तिक? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? रीत का गला हल्का सा भर आया। उसे बस अपने सवालों का जवाब कार्तिक से चाहिए था। आखिर वो क्यों उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा था? उसका कारण क्या था? रीत ने ऐसे कौन सी गलती कर दी थी जिस वजह से कार्तिक इतना बदल गया था? कार्तिक ने रीत के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया था और अपने हाथ को रीत के हाथ से छुड़ाकर बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। कार्तिक ने ये कहा और वहाँ से चला गया। रीत बस कार्तिक को वहाँ से जाते हुए देख रही थी। उसे बुरा लग रहा था। रीत ने पूरी रात ये सोचते हुए बिता दी थी कि आखिर उसकी क्या गलती थी। साहिल उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन रीत ने तो कुछ नहीं किया था। रीत को साहिल का डर था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी बाहर वाले की वजह से उसके और कार्तिक के रिश्ते में कोई परेशानी आए, लेकिन अभी शायद यही हो रहा था। वहीं कार्तिक अपने रूम में गया और सोफे पर बैठकर सोचने लगा। कार्तिक ने भी रात को सोचा था कि वो एक बार रीत से बात करेगा, लेकिन अभी जब रीत खुद सामने से उससे बात कर रही थी तब कार्तिक में हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। कार्तिक को डर था कि कहीं रीत कुछ ऐसा न बोल दे जो वो सुनना नहीं चाहता था। कार्तिक इसी परेशानी में था। वहीं रिहान कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। रिहान को अभी तक उस अननोन नंबर के बारे में नहीं पता चला था, जिस वजह से रिहान भी थोड़ा सा परेशान था। अगर रिहान को उस बारे में पता चल जाता तो शायद वो इतना परेशान नहीं होता, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। मीसा ने बहुत बार इस बारे में रिहान से पूछा था, लेकिन हर बार रिहान का जवाब एक ही रहा था कि उसे कुछ नहीं पता चला। रिहान मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल बनाते हुए बोला, छोड़ो, कुछ नहीं पता चल रहा है तो अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी कुछ ही दिन से सब शांत है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रिहान ऐसा बोलकर खुद को ही शांत कर रहा था और जल्दी से रेडी होकर वो कॉलेज के लिए निकल गया। पिछले कुछ समय से रिहान कॉलेज नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसके कंसल्ट थे, लेकिन अब वो फ्री था। रिहान का कॉलेज न जाने का एक ये भी कारण था कि अभी मीसा कॉलेज नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ दिन के बाद से अब वो भी कॉलेज आने लगेगी। रिहान कॉलेज जल्दी आ पहुंचा था, जिस वजह से वो कैंटीन चला गया बैठने के लिए। रिहान के आसपास बहुत से स्टूडेंट आ गए और उससे बातें करने लगे। रिहान सबसे बात ही कर रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की आई, जिसे देखकर रिहान शॉक हो गया, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नेहा थी। नेहा को अपने सामने ऐसे अचानक से देखकर रिहान एकदम से चौंक गया था। नेहा सीधे रिहान के पास आई और उससे बोली, हेलो रिहान। नेहा की आवाज से रिहान अपनी सोच से बाहर आया और नेहा से बोला, हेलो, तुम यहाँ कैसे? नेहा की बात सुनकर नेहा हंसती हुई वहाँ पर रखे हुए एक चेयर पर बैठ गई और बोली, बस मैंने सुना था कि तुम यहाँ पढ़ते हो, तो मैंने यहाँ तुमसे मिलने आ गई।
पर तुम्हें कॉलेज में एंट्री कैसे मिली? रेहान ने सवाल किया। रेहान के सवाल को सुनकर नेहा बोली, मेरी एक फ्रेंड इसी कॉलेज में पढ़ती है तो बस मैं उसी के साथ आ गई। मुझे तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू बोलना था। चेन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। नेहा की बात सुनकर रेहान बोला, अगर ऐसा था तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तुमने उसे ऐसे ही टेबल पर रख दी थी। रेहान की बात सुनकर नेहा बोली, मैंने उसे कुछ देर के लिए अपने गले से निकालकर और टेबल पर रखी थी। मुझे फिर से ध्यान नहीं रहा। नेहा की बात सुनकर रेहान ने उससे आगे कुछ नहीं कहा। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक थैंक यू बोलने के लिए नेहा उसके कॉलेज तक आ गई है, जबकि उसने फोन पर रेहान को थैंक यू बोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रूही आज काफी ठीक लग रही थी। अभी भी शरीर में कमजोरी थी, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन कल के कंपैरिजन में आज वो काफी ठीक थी। मिशा और इसके अपने ऑफिस जाने से पहले एक बार रूही से मिलने आए और उसके बाद वो दोनों ऑफिस चले गए। समर रूही के पास बैठकर रूही के लिए एक बुक पढ़ रहा था। फ्री टाइम में रूही को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था और अभी हॉस्पिटल बेड पर वो बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, इसलिए समर रूही के लिए बुक्स पढ़ रहा था जिससे रूही बोर न हो सके। रूही बस ध्यान से समर को देखे जा रही थी और उसकी आवाज को सुने जा रही थी। समर उसका बहुत ध्यान रख रहा था और एक बार भी समर घर वापस नहीं गया था। वो पूरे समय रूही के साथ रहा। रूही समर को देखते हुए बोली, समर तुम बहुत देर से बुक पढ़ रहे हो, अब बस करो। रूही की बात सुनकर समर ने कहा, बस 2 पेज और पढ़कर बंद कर दूंगा। इतना बोलकर समर वापस से बुक रीड करने लगा।